स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे चैनल पर। और इस समय हमारे सभी छात्र छात्राएं जो बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी के आर पार की सीरीज में लगे हुए हैं, उनके लिए आज बहुत ही नायाब सबसे बेहतर सीरीज लेकर के मैं बिल्कुल हाजिर हुआ हूं, और जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। और ये सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को सीधा कवर करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, आ जाइए और कलम और कागज उठा लीजिए और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल चैतन्य कर लीजिए। और शुरुआत करते हैं आज की ये पहल, आखिरी समय का अंतिम प्रहार जो रेलवे को बिल्कुल बना दे सुपरस्टार। उस एग्जाम के लिए हमारे सभी छात्र छात्राओं को मैं एक तो अग्रिम बधाई देता हूं, जिनका एग्जाम अभी चल रहा है, और जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है उनके लिए सीरीज बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। और आज इसमें बिल्कुल फटाफट सवाल हम लोग करेंगे। बहुत सारे सवालों को लेकर के हाजिर हुए हैं आपके समक्ष, जिसमें हम लोग लगातार क्रमवार सवाल पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, इस पर आज हम लोग कौन सा सेशन लेकर के हाजिर हुए हैं, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के सेशन पर आज पूरी चर्चा होगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ही आपके लिए है। देखो, अंतिम प्रहार सबसे धमाकेदार ये सीरीज है, और इसमें पहला सवाल है सबसे बेसिक सवाल। मेरे साथी, इस एग्जाम का यही खेल है, हर एग्जाम का यही खेल है। बेसिक जिसका बेहतर है उसका सब बेहतर है, और जिसका बेसिक कमजोर है वो मानता है कि बिल्कुल समझ लो कि फिर उसका बहुत ज्यादा उस तैयारी पर, उस एग्जाम के दृष्टिकोण पर उसकी कमियां बहुत ज्यादा है। इसलिए बेसिक को सबसे बेहतर रखो। सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और बिहार। उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल फटाक आ चुका होगा, और आपने कमेंट भी कर दिया होगा कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। भाई, किसकी सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से? तो बिहार की सीमा नहीं लगती है। लेकिन अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम मानचित्र को देखें। ये मैपिंग का सवाल है, ये देख रहे होंगे आप, स्लाइड बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा मेरे साथी। ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो सीमा बना रहा है, इससे कौन कौन से राज्य? तो ये पश्चिम बंगाल, अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इससे सीमा बना रहा है, एक राज्य हो गया। मेघालय भी इससे सीमा बना रहा है, असम भी सीमा बनाता है, स्पर्श करता है। फिर त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, ये 5 राज्य। यानी बिहार इससे सीमा साझा नहीं करता है, किससे? बांग्लादेश से। और हम लोग आगे सवाल करने वाले हैं इस पर कि भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन है? बांग्लादेश, और जिसकी सीमा लगभग 4096.6 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो भारत से सर्वाधिक सीमा यही स्पर्श करता है। भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश हमारा कौन सा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश सीमा विभाजक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बांग्लादेश सीमा विभाजक किस तरह से किया जाता है? बांग्लादेश को भारत से सीमा विभाजक के रूप में, तो उसे हम लोग कहते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा। और ये शून्य रेखा जो है, ये खास तौर पे कहां? भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश। तो इसे तो हम लोग कहेंगे कि बांग्लादेश, ये शून्य रेखा जो है, ये बांग्लादेश और भारत के मध्य विभाजन का काम करती है। ये तो बिल्कुल हम लोग सतही स्तर पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल वास्तविकता की बात करेंगे तो भारत के किस राज्य की? त्रिपुरा राज्य को विभाजन का काम करता है। हर एक बेसिक पॉइंट पर सवाल है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट पर आपके सवाल लेकर के आया हूं, तो इसलिए आपके हर एक सवाल स्पष्ट होने वाले हैं। बहुत व्याख्या की ज़रूरत यहां पर आपको नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और भरोसा भी अभी आपको हो जाएगा अगर आप सीरीज में बने रहे तो। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है, 3488 किलोमीटर, 3284 किलोमीटर, 3120, 3685। बिल्कुल राइट आंसर आप भेज भी दिए होंगे। 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चीन। और आप जानते हैं कि चीन और भारत के मध्य विभाजक का काम कौन सी रेखा करती है? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा जो है सीमा विभाजक है, और ये सीमा विभाजक है किसके बीच? भारत और चीन के मध्य। ये तो हम लोग बिल्कुल सतही जानकारी रख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे भारत में भी खास तौर पे किस राज्य को
पर ये सीमा रेखा निर्धारित की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश पर इसका ज़्यादा विस्तार और निर्धारण किया गया है। ठीक है, बाकी कौन कौन से राज्य हैं तो अभी इन पर भी सवाल आपके लिए मैं बिल्कुल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगला सवाल यही है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। ऑप्शन आपके सामने है 5, 6, 7 और 4। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। ये 5 राज्य कौन है, इनको हम लोग अगर मैप में ही देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। यहां पर आइए मैप पे हम लोग इस बात को देखते हैं कि यही 5 राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं चीन से। और चीन से सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्यों में आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो प्यारे साथी देख रहे हैं कि लद्दाख ये है आपका तिब्बत। तिब्बत पर आधिपत्य किसका है, चीन का ही। लद्दाख भी सीमा बना रहा है किससे, चीन से। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर नेपाल है, ये सिक्किम का थोड़ा सा भाग है, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 हो गए। ये 5 के पांचों राज्य जो है वो किससे सीमा बना रहे हैं, चीन से। तो चीन से अगर क्रम से हम लोग बात करते हैं तो हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख से नीचे अगर बढ़ेंगे तो मानचित्र ध्यान से देखिए, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे यू की यानी उत्तराखंड, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका सिक्किम है, सिक्किम, और सिक्किम से आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं वो सीमा बना रहे हैं किस देश से, चीन से सीमा बनाते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही बेसिक है, और इतना बेसिक है कि ये सवाल आप संभाल ना पाइए, इतना ज्यादा बेसिक है। इसलिए इस पर खूब बेहतर आप स्थिति अपनी बनाइए कि गलत ना होने पाए। बेसिक सवाल सबसे ही सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो इसे आपने देख लिया होगा, और ये पूरे के पूरे मैप पे हैं भाई मेरे। 65% सवाल जो आते हैं वो मैपिंग से ही आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ये भी बहुत ही आसान बेहतर खास सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है। चलो फटाफट आंसर करो, आपका एकदम कमेंट इतनी तेज आना चाहिए। प्यारे साथी, कहते हैं ना कि जब प्रतियोगी छात्र हमारे जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर बिल्कुल रॉकेट की तरह आना चाहिए। इधर प्रश्न पूछा गया, उधर उत्तर आ गया, ऐसी तैयारी जबरदस्त हो। ऐसा नहीं कि विचारण करना पड़े, क्या बताऊं मैं, ए बता दूं क्या बी बता दूं, नहीं, एकदम बिल्कुल प्रहार की तरह करो। इतना आपका रिवीजन हो, बार बार अगेन टू अगेन लगे रहो, और जितने जज्बात से कार्य करोगे ना उतना ही बेहतर है। कहते हैं ना, दिल में जुनून आंखों में चिंगारी रखो, दिल में जुनून आंखों में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। दिल में जुनून आंखों में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह पत्थर के तो कुछ भी नहीं, राह पत्थर के तो कुछ भी नहीं, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। तो अपना सफर जारी रखो, एक ओहदा आपको सुरक्षित करना है। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा लगाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इनमें से सभी, इन सभी की सीमा किसके साथ लगती है, तो इन सभी की सीमा लगती है चीन के साथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ए और बी दोनों, ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, तो बी फॉर बाहुबली द राइट आंसर। क्यों, तो अब मुझे आपको थोड़ा सा एक बार फिर मानचित्र की तरफ मुझे चलना होगा। ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मानचित्र को ध्यान से आप प्यारे साथी, कि चीन के साथ सीमा जो लगा रहा है ये है आपका चीन, और चीन से केवल और केवल सीमा कौन बना रहा है, लद्दाख। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है, चीन से सीमा साझा नहीं करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो लद्दाख ही बिल्कुल सही आंसर होगा। और हम लोगों ने अभी पहले भी बात कर लिया कि चीन कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और ये कुल इसकी लंबाई भारत की सीमा बनाने में 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और मैक-मोहन विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा स्पर्श है। ऑप्शन आपके सामने है, 1751,
3,323, 1,834, 2,222, 2,622। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा साझा करती है। और ये भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, ये अहम सवाल हो जाता है। ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। और हम लोग पढ़ते हैं भारत का जो सीमा विभाजक, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा विभाजक है, उस सीमा विभाजक 2 संदर्भों में ध्यान रखते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा विभाजक का कार्य करती है। और दूसरा प्यारे साथी 24 डिग्री अक्षांश रेखा, 24 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजक का कार्य करती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजक का कार्य करती है। तो दोनों सीमा रेखा को ध्यान में रखना, ये रेखाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन का कार्य करती हैं। अगला सवाल है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? 4, 3, 2, 2। अब नजदीकी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे कितने राज्य हैं, ध्यान में रखना, यहां थोड़ा सा गेम चेंज है। कितने राज्य हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा साझा होती है? तो ऐसे हमारे कुल कितने राज्य हैं? 3। अब कैसे? तो ध्यान से आइए, दिखाते हैं आपको। घबराना बिल्कुल नहीं है, धैर्य बना के रखना है। ये ध्यान से देखो, केवल किसकी बात की गई है? राज्य की। अगर मैं राज्य के संदर्भ में आपको प्यारे साथी बात बताऊं तो देखो, जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख कैसा है? यूटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों के दोनों अब क्या हो चुके हैं? यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। और इनका पुनर्गठन किया गया कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये राज्य तो नहीं, हम अभी क्या कहेंगे? संघ शासित प्रदेश हैं। अब इसके अलावा बचा कौन? तो एक पंजाब राज्य है जो पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, फिर है राजस्थान, और फिर है आपका गांधीनगर। इसमें सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला अगर कहा जाए कौन सा राज्य है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? राजस्थान। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा। तो 3 राज्य मैं लिख रहा हूं जो सीमा साझा कर रहे हैं। जिन 3 राज्यों में आपका एक हो गया पंजाब, दूसरा है प्यारे साथी राजस्थान जो पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, और तीसरा है गुजरात। गुजरात राज्य बोले तो 3, कुल अगर बोला जाए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो 5 राज्य लगा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे 3 राज्य हैं, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 यूटी हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत से सीमा साझा करने वाला ये तीसरा बड़ा देश है। पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन और तीसरा है पाकिस्तान, अपना छोटा भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा आपका, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखो, सवाल बिल्कुल वैसा ही बेहद खास, सबसे आसान और बेहतर सवाल है। कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उपर्युक्त सभी। अभी हम लोगों ने प्यारे साथी बात किया, उपर्युक्त सभी की सीमा किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? देखो, एक ही आंसर एक है, प्रश्न कई हैं। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप जीएस समझ गए। जीएस का खेल ही यही है कि सवाल, प्रश्न कई तरीके से, 10 तरीके से पूछे जाएंगे पर उत्तर एक ही होगा। यही है जीएस की मर्यादा, यही है जीएस का खेल और यही है जीएस का महासंग्राम। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख और अंडमान निकोबार। तो भाई पाकिस्तान से बात कर रहा है जम्मू कश्मीर। अभी चीन से बात किया था तो लद्दाख की बात किए थे, क्योंकि अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है आपका थोड़ा सा भूभाग, कौन सा? लद्दाख का। और फिर जम्मू एंड कश्मीर, वहां से नीचे आते हैं तो फिर बात करते हैं पंजाब, और पंजाब से नीचे आते हैं प्यारे साथी तो बात करते हैं राजस्थान, और फिर बात करते हैं किसकी? गुजरात की। इनमें सर्वाधिक सीमा
पाकिस्तान से कौन राज्य लगाता है? तो सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान की, सबसे ज्यादा सीमा साझा यही करता है राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? ऑप्शन आपके सामने है, 1643, 23 किलोमीटर, 1751, 1834। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि भाई नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इस पर हम लोग सवाल ही लेकर आए हैं, वहीं पर देख लेते हैं। आइए प्रश्न पर ही बात करेंगे। देखो सामने सवाल ही है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। उम्मीद है आपने कमेंट भी कर दिया होगा और सही कमेंट कर दिया होगा। तो बिल्कुल आ जाइए, आपके कमेंट के अनुसार हम लोग 5 राज्य की बात करते हैं। और अब यहां पर अगर बात कर लें कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य की बात, तो भाई सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले, तो आइए एक बार मैं मानचित्र दिखा दूं और फिर मैं पुनः इसको आपको दिखा ही रहा हूं। मानचित्र से आपकी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ये ध्यान से देखो कि वो 5 राज्य हैं जिससे नेपाल सीमा साझा कर रहा है। ध्यान से आप मानचित्र को देखो, विजुलाइज करना है, क्योंकि मैपिंग पूरा का पूरा विजुलाइजेशन है प्यारे साथी। यहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रिक नहीं, कोई ऐसा विशेष फार्मूला नहीं। ये नेपाल है, आप देख रहे होंगे। उत्तराखंड, अपना प्यारा खूबसूरत उत्तर प्रदेश, खूबसूरत अपना खूब प्यारा खूबसूरत बिहार, अपना खूबसूरत प्यारा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले, अब उसी सवाल पे ही आ जाए। आपने देख लिया कि कितने राज्य बिल्कुल सीमा साझा कर रहे हैं नेपाल से। तो नेपाल के हो गए आपके टोटल 5 राज्य, और ये 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य जो सीमा साझा कर रहे हैं, इसमें आपका सबसे पहले उत्तराखंड, फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, फिर बात करते हैं बिहार, और फिर बात करते हैं प्यारे साथी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और अगला राज्य जो आता है वो है सिक्किम। इनमें से अगर बात किया जाए सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है आपका बिहार राज्य। किससे? नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा साझा यही करता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। आइए ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और ई है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल खटाक से लॉक कर दीजिए, ई फॉर एलिफेंट विद द बिल्कुल राइट आंसर है, और यही बिल्कुल सही है इसका। ऐसे प्रश्न पर आपकी कलम में बिल्कुल भी कहीं हिचक नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न पे आपकी हिचक आने लगी प्यारी साथी, तो डाउट माना जाएगा कि आपकी तैयारी में कहीं न कहीं क्या है, थोड़ी बहुत कमजोरी है। कमजोरी कहीं नहीं दिखनी चाहिए प्यारे साथी। अगला सवाल है, भारत का म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर सीमा स्पर्श है? 1751, 1643, 1756, 1832। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। 4 राज्य से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य हैं जिसमें आपका सबसे पहले अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जिससे सीमा साझा कर रहा है। बिल्कुल इसके दक्षिण में अगर आएंगे तो आप पाएंगे नागालैंड से थोड़ा सा नीचे और आ जाएंगे तो आप आ जाएंगे कहां पर? मणिपुर में। और मणिपुर से अगर थोड़ा सा नीचे प्यारे साथी और आएंगे तो आप आ जाएंगे कहां? मिजोरम में। मिजोरम में इन्हीं 4 राज्यों से सीमा साझा करता है कौन सा? आपका म्यांमार राज्य। तो इन्हें भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला खूबसूरत सवाल यही है कि निम्नलिखित में से ऐसे राज्य जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, 4, 5, 6 और 7। तो बिल्कुल राइट आंसर लगा दीजिए भाई। 4 राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा कर रहा है कौन? म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी के साथ सीमा साझा कर रहा है कौन? आपका म्यांमार।
और आप कमेंट करके मुझे आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि म्यांमार में बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं देखूंगा कितने ऐसे मेरे छात्र छात्राएं हैं जिनके बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। अगला प्रश्न है भाई कि भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श होता है? 699, 650, 659, 654। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 699 भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। अब ये 4 राज्य कौन हैं, इनकी बात हम लोग करें अगले सवाल पे ही देख लेते हैं। अगला सवाल आएगा उसी भूटान से संबंधित, उस पर व्याख्या देंगे हम आपको। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर सीमा स्पर्श होता है? 106, 206, 306 और 86। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए, कमेंट कीजिए कितना? 106 किलोमीटर। अब यहां एक सवाल यह ध्यान रखना है कि भारत से सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? तो भाई सबसे कम सीमा साझा करने वाला किस देश से? भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है। सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश आपका है अफगानिस्तान। और महज कितने राज्य को? तो राज्य कहें या एक यूटी को ही सीमा बनाता है, और उस यूटी का नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख जिससे सीमा साझा करता है कौन? अफगानिस्तान। और एक जमाने में एक यहां की सीमा विभाजक रेखा हुआ करती थी अफगानिस्तान की, जिसे हम लोग कहते हैं सीमा विभाजक रेखा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। तो एक समय की बात थी कि जो डूरंड रेखा थी, सीमा विभाजक रेखा, डूरंड रेखा, ये रेखा पहले, यहां एक शब्द को खूब गौर करना प्यारे साथी, कि पहले ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजक थी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन जानते हैं अगर आज की बात करें वर्तमान में, तो अब वैसे हालात नहीं हैं, समय समय की बात है। आज वर्तमान में ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा विभाजक का कार्य करती है डूरंड रेखा। अगला सवाल खूबसूरत है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप सही आंसर खटाक से कमेंट करो। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा स्पर्श करता है? ऑप्शन आपके सामने है, खटाक से आप भेजो आंसर। 6, 5, 7 और 4। तो बिल्कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से। और हमने आपको पहले ही सवाल पे बता दिया, भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कमेंट करके बताओ 2 बार कि कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, इससे आपको याद भी हो जाएगा। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा साझा होता है? कितने राज्यों का स्पर्श होता है? तो प्यारे साथी ऑप्शन है 4, 6, 5 और 7। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य, जिन पर अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ऐसे प्रश्न बिल्कुल अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ये क्या है, बिल्कुल ये तो हलवा टाइप सवाल ला रहे हो, बिल्कुल रसगुल्ला। हाँ मेरे भाई, यही तो संभालना है। अगर यही नहीं संभाल पाए तो फिर तो स्थिति बदल जाएगी। इसी को रोकना है, इसी को समझना है। क्योंकि अब आप क्या समझ रहे हो, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि चलो भाई म्यांमार की सबसे छोटी पहाड़ी का नाम बता दो, कहीं साहब ये तो किसी किताब में नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, ऐसे सवाल अगर आपके गलत होंगे तो कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पर ऐसे सवाल अगर आपने नहीं रोक पाए, गलत कर दिए, तो मेरे भाई कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले छात्र छात्रा भी आप पर धत करेंगे कि क्या आपने पढ़ाई की है कि इतने रसगुल्ला टाइप के सवाल भी संभाल नहीं पाए, गिरा दिए। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 4। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, किससे? म्यांमार से। अगले सवाल पे आते हैं, पाकिस्तान के साथ, सवाल फिर दोहरान कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? 4, 3, 2, 5। तो अब इसमें दिया गया विकल्प जो करीबी है उसमें बढ़ेंगे 5, और 5 की हम लोगों ने बात ही किया था कि लद्दाख, अब इसमें यूटी भी शामिल कर लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, फिर बात करेंगे पंजाब, और इसमें सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले राज्य की बात करेंगे राजस्थान, और फिर प्यारे साथी आपका आ जाता है गुजरात। ये 5 राज्य हैं टोटल में। केवल राज्य कहीं कहीं पूछेगा, उसमें 5 ऑप्शन जब नहीं देगा, तो केवल राज्य जब पूछेगा तो 3 हम लोग बताएंगे। अभी इसके पहले के सवाल पे मैंने
उस पर व्याख्या आपकी करके बताइए। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? 4, 3, 5 और 6। तो कमेंट करो जल्दी से, कितने राज्य? 4 राज्य। आइए बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की अगर बात करें तो भूटान को आप मानचित्र में एक बार जरूर विजुलाइज कीजिए, ताकि भूटान की वास्तविक स्थिति आपको बिल्कुल पता चल सके। तो प्यारे साथी, ये रहा भूटान जिन्हें आप देखने वाले हैं। ये मैं आपके सामने इसको ला रहा हूं, भूटान को। थोड़ा सा जूम करते हैं। भूटान, उम्मीद आपको दिख रहा होगा भूटान, ठीक है। तो ये है आपका भूटान राज्य। भूटान, अब भूटान से देखेंगे तो एक तो सिक्किम हो गया, ये वाला भाग जो है सिक्किम। फिर देखिए ये पश्चिम बंगाल भी, जहां मैं डॉट कर रहा हूं, अगर दिख रहा होगा आपको तो ध्यान से मेंशन कर पा रहे होंगे, नहीं तो कमरे में मानचित्र लगा के जरूर रखना, वहां देखना। तो सिक्किम एक हो गया, पश्चिम बंगाल 2 हो गया, असम भी तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से सीमा कितने राज्य शामिल करते हैं? तो भूटान से कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि भूटान से कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये सवाल ही था। वो 4 राज्य में एक क्रम से आप लिखें, एक ही क्रम से लिखिए, चाहे जिधर से आप घड़ी कलम अपनी कलम चलाइए, पर एक क्रम से चलाइए, ताकि मानचित्र का विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए। तो चलिए हम एक क्रम से जाते हैं। सिक्किम, या इधर से घूम के आते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है भूटान से। फिर बात करते हैं असम की, और फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, और एक राज्य जिन्हें आप जानते हैं सिक्किम। तो सिक्किम से भी सीमा साझा करता है भूटान। अगला प्रश्न है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? 4, 5, 6, 7। अभी हम लोगों ने बात की 4 राज्य। बिल्कुल फटाफट सीरीज है, और इसमें हम लोग को ताबड़तोड़ यही देखना है, बेसिक गलत ना होने पाए। बेसिक की अगर बचत हमने कर लिया तो समझो हम युद्ध को जीत गए, युद्ध कोई रोक नहीं पाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उपर्युक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने बात किया, उपर्युक्त सभी की सीमा भूटान के साथ साझा होती है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 25 समुद्री मील, 22 समुद्री मील। प्यारे साथी, यह है आपका 12 समुद्री मील। तो भारत की अगर प्रादेशिक सीमा की हम लोग बात करते हैं, तो ये जलीय विभाजक स्थिति में कुछ ऐसे अगर आप समझो, तो ये बिल्कुल हमारे राज्यों की स्थिति के अनुसार ये विभाजक रेखाएं बनाई जाती हैं, जिसमें से 12 समुद्री मील, तट से लेकर 12 समुद्री मील को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा के नाम से जाना जाता है। 24 समुद्री मील को क्या कहते हैं? और कहते हैं कि 200 समुद्री मील को क्या कहते हैं, और कहां से उच्च सागर शुरू होता है, ये सब सवाल पे ही स्पष्ट करके आपको मैं बता रहा हूं। अभी आप इतना ही समझो कि 12 समुद्री मील को प्रादेशिक सीमा कहते हैं, जहां पर हमारा पूर्ण अधिकार होता है। इस जलीय भाग में पूर्ण हमारा अधिकार होगा। प्रादेशिक सीमा में उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। और 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर के लगभग में माना जाता है। तो आप इसको गुणा भाग करके निकाल सकते हैं कि कितना किलोमीटर हो सकता है। अगला सवाल यही है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, और फिर है आपका 21 समुद्री मील। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील, जो अभी मैंने आपको मानचित्र से एक छोटा सा बिल्कुल स्वरूप बताया, ऐसे समझ लो आप। तो ये वाली स्थिति जो है 12 समुद्री मील, इसके पार की अगर बात करेंगे आप, तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका 24 समुद्री मील, और ये हो जाएगा तट से बात होगी 200 समुद्री मील। फिर तट से बात करें तट से अगर बात करें कि 24 समुद्री मील, और फिर प्यारे साथी ध्यान ये रखना है कि तट से ही अगर बात किया जाए 12 समुद्री मील का, तो यह है प्रादेशिक सीमा, यह है संलग्न क्षेत्र,
और ये है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसके बाद के भूभाग पर तो ये संलग्न क्षेत्र जो है, यहां पर हम क्या करते हैं, टैक्स तक वसूलने का अधिकार है। यहां तक भी हमारा अधिकार है, यहां तक कि हम बिल्कुल जांच सघनता हर चीज कर सकते हैं और टैक्स भी वसूल सकते हैं। सीमा शुल्क तक वसूलने का अधिकार हमारा आता है संलग्न क्षेत्र। लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र है, वहां हम किस किस कार्य को कर सकते हैं। अगला सवाल यही है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल का विस्तार है। ऑप्शन है 200 समुद्री मील, 300 समुद्री मील, 400 समुद्री मील और 240। तो अभी इस पर बात करें कि बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 200 समुद्री मील। तो प्यारे साथी, अभी मैंने बताया कि 200 समुद्री मील जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। EEZ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। EEZ के नाम से जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। और यहां इस क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अनुसंधान के कार्य व खोज के कार्य हम इस क्षेत्र तक कर सकते हैं। इसके बाद यानी 200 समुद्री मील के बाद जो क्षेत्र होता है, इसे हम लोग उच्च सागर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, उच्च सागर। तो प्यारे साथी, ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि उच्च सागर का क्षेत्र कहां से माना जाता है, 200 समुद्री मील के बाद के क्षेत्र को हम लोग उच्च सागर का क्षेत्र मानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पे भारत विश्व का किस स्थान पे है, पहला, पांचवा, छठा और नौवां। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में हम किस स्थान पे हैं, 7वें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पे जो आता है आपका, वो हो जाता है आपका रूस, फिर है आपका कनाडा, फिर है प्यारे साथी USA, फिर है चीन और ऑस्ट्रेलिया, और फिर बात करें तो आ जाता है आपका ब्राजील। और ब्राजील के बाद अपना खूबसूरत प्यारा भारत देश आ जाता है। तो क्षेत्रफल में हमारा स्थान का होता है 7वें स्थान पे हम हैं। किस दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। हाँ, बात तो कुछ आ रही है, ठीक है। आइए अगला सवाल है, यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। ये सवाल थोड़ा सा है दमगर, तो चलिए आंसर कीजिए। 6, 7, 8 और 9। तो 8 राज्यों से कम होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर आप कहां से यात्रा करते हैं प्यारे साथी, तो गंतव्य स्थान, मूल गंतव्य कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा अगर करते हैं, तो 8 राज्यों से कम है ना। और टोटल मिलाएंगे तो कहीं कहीं 9 भी मिल जाएगा, पर इस बिल्कुल राइट आंसर 8 होगा। अगला सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 अंश 45 मिनट पूर्वी देशांतर से, 37 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 अंश पूर्वी देशांतर से, 37 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर, फिर सेम वही है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत कह रहा। अब संपूर्ण भारत का मतलब इसमें द्वीप सहित शामिल है, और अगर द्वीप सहित शामिल हो गए तो मैं आपको बताऊं तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं मानचित्र पे, तो ये बात को आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मानचित्र में इसकी स्थिति कुछ ऐसी है प्यारे साथी। अब देखिए, अगर ये मानचित्र आपको दिख रहा है तो देखिए ध्यान से, ये है भारत, और भारत का ये पॉलिटिकल मैप है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से, या इसमें मेंशन नहीं है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो हम लोग मेंशन कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार। तो अब यहां पर ध्यान यह रखना है कि जब पूछा जाए भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार, 2 बात ध्यान रखना है, 2 बात यहां से आता है। मुख्य अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, और एक दूसरा सवाल, एक तो मुख्य अक्षांशीय विस्तार हो गया, और दूसरा प्रश्न अगर हम लोग यहां बात करते हैं संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार,
संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, इन दोनों में क्या अंतर है और किस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिसमें द्वीपों सहित, हाँ इसमें यह भी लिखा मिलेगा आपको, द्वीपों सहित संपूर्ण भारत में। अब इसका आंसर क्या होगा, इस बात को आपको खूब ध्यान में रखना है। जब प्यारे साथी मिलेगा मुख्य अक्षांशीय विस्तार, तो हम लोग बात कहां से करेंगे, ये भारत के किस भाग से, भारत के एकदम मुख्य भूमि के आखिरी छोर से और कहां तक, लद्दाख तक, है ना। अब तो बिल्कुल ये ऐसे बट गया है। तो 8 डिग्री, अब मुख्य विस्तार हम लोग क्या बताएंगे कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 अंश, एकदम शीर्ष पर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का विस्तार है मुख्य अक्षांशीय विस्तार। लेकिन संपूर्ण कहे तो यहां से शुरू होगा, कहां से, अंडमान निकोबार को लेकर ग्रेट निकोबार से शुरू होगा और यह शुरू होगा 6 डिग्री से, कहां से, 6 डिग्री से, और यह शुरू है कहां से, 8 डिग्री से, और कहां तक, 37 डिग्री तक। अब इसका बिल्कुल पूरा डिटेल आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी समझ बिल्कुल बेहतर हो जाएगी और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सवाल में अगर कंफ्यूजन है तो फिर तो गड़बड़ स्थिति बन जाती है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अब संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जिसमें द्वीप सहित शामिल है, तो हम लोग बात करेंगे 6 अंश, बिल्कुल इसका अभी हमने बात किया कि 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शीर्ष तक 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। यह भारत की अक्षांशीय स्थिति है। इस पे क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या बदलाव नहीं होते हैं, इस पर बात करेंगे। पर सवाल पर जहां तक हम लोग बात कर रहे थे तो सवाल ये था आपका, ये देखिए क्या कहा है, संपूर्ण। उम्मीद है दोनों बातें आप समझ गए होंगे प्यारे साथी। तो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये तो अक्षांशीय विस्तार पे बात किया हम लोगों ने, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा उदाहरण माना जाता है, अध्यारोपित, अवशिष्ट, पूर्ववर्ती, परवर्ती। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित। और अभी हम लोगों ने बात किया था भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 सीमा विभाजक रेखा कौन कौन सी, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, जो छात्र बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं वो। अगला सवाल है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। 7 सिस्टर में शामिल कौन नहीं होगा, तो आपका पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में शामिल नहीं होगा। आइए इसी पे बात कर लें। अगर हमें इसी मानचित्र पे आपको मैं इस बात को बता दूं तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे इस बात को प्यारे साथी। 7 सिस्टर में कौन कौन नहीं शामिल है, तो उनको ध्यान से देखिए कि इस 7 सिस्टर में 7 बहन राज्य में, तो पहले तो इसको समझे कि कौन कौन शामिल है, फिर तो ये तो समझ ही जाएंगे कौन कौन शामिल नहीं है। तो 7 सिस्टर में ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका नागालैंड, नागालैंड से नीचे फिर बात करते हैं तो ये है आपका मणिपुर। और मणिपुर की लोकटक झील आप भूल भी नहीं सकते हैं, उस पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी आप नहीं भूलेंगे। उसके नीचे है मिजोरम, और फिर ये है आपका त्रिपुरा। इस पर एक सवाल खूब पूछा जाता है कि भारत का एकलौता राज्य कौन है जो एक ही देश से 3 ओर से घिरा है, त्रिपुरा। और फिर त्रिपुरा से ऊपर यहां अगर देखेंगे, जहां मैं एरो बना रहा हूं, ये है मेघालय, ये है आपका मेघालय, जहां का मासिन राम तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, गारो खासी जयंतियां भी आपको याद ही होंगी। और ये यहां का मूल राज्य है असम। और कितने हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 2 2 4 2 6 7। ये इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, 7 बहन राज्य या 7 सिस्टर कहते हैं। कई बार ऑप्शन में आ जाता है सिक्किम भी, तो सिक्किम भी इसमें शामिल नहीं है, 7 सिस्टर में सिक्किम भी शामिल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन 7 बहन राज्यों में मूल राज्य कौन है, तो मूल राज्य आपका असम ही है। मूल राज्य क्या है, असम है, बाकी पुनर्गठित राज्य हैं। तो आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है और सबसे आसान और खूबसूरत सवाल है, ये आंसर आपने जान लिया। अगला सवाल है राष्ट्रीय, यहां मिस्टेक है, राजधानी
यहां पर क्या होगा, राष्ट्रीय राजधानी, जिन्हें आप एनसीआर कहते हैं, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथी, इसमें पंजाब का भाग शामिल नहीं है। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर में किसे शामिल करते हैं, एनसीआर की शर्तें क्या है, ये सब हम लोग थ्योरी क्लास में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला सवाल, बड़ा सा सवाल दिखा, काफी है नहीं, बिल्कुल जितना बड़ा सवाल होता है आंसर बिल्कुल उतना आसान होता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। पहला है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, क्या सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो 7वां है। दूसरा है स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, बिल्कुल नहीं। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो दिए गए कूट में 2 और 4 कहां है भाई? तो डी फॉर दिल मांगे मोर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% है, संपूर्ण मानव जाति का 18%, संपूर्ण मानव जाति का 28%। आपका आंसर क्या होगा? आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? संपूर्ण मानव जाति का 17%, 17 दशमलव कुछ पॉइंट है, पर 17 ही मानेंगे हम इसको। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? गाय नहीं है, गांव है। ठीक है, ये मिस्टेक है टाइपिंग। 5 लाख, 6 लाख 30,000, 4 लाख, 3 लाख। तो पुराना आंकड़ा है, अब लगभग हो चुके हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में 6.41 लाख गांव लगभग हो चुके हैं, बसे और ना बसे दोनों गांवों को मिला करके। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ये 2011 का आंकड़ा है। प्रश्न देखो, खूबसूरत है और सवाल कह रहा है कि इसमें कैसा कथन पहचानना है, असत्य। इस बात को भी खूब गौर करना है कि सवाल में बताना क्या है, सवाल में बताना क्या है, सत्य बताना कि सत्य नहीं, तो हम गोला कुछ और भर दिए, बाद में पीछे पड़ोसी ने कहा उसमें गलत बताना था और हमने सही बता दिया, तो लोप हो गया। लोप होने से बचाना है प्यारे साथी। ये जीएस है, आया तो आया, नहीं तो फिर 3 घंटे बाल खुजलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। ये मैथ नहीं, रीजनिंग नहीं कि हाँ थोड़ा सा गुणा भाग पे ध्यान दोगे फिर मौका मिलेगा। इधर कलम चली तो फिर रास्ते निकल गए, है ना, भटक जाओगे, इसलिए ध्यान से समझना बाबू। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है। भारत विश्व की 7वां बड़ा देश है। दूसरा है, बिल्कुल सही बात है ये। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, तो पहला कह सकते हैं, लेकिन ये भी सही है। इसको भूमि विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा दूसरा आ चुका है, लेकिन फिर भी ये भी चलो सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, यही गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और सूर्योदय जो होता है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय होता है, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय होता है, 90 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर सूर्यास्त होता है। और वैसे आप जब देशांतर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कुल 360 डिग्री है। देशांतर क्या है, कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे हम लोग गणना करते हैं, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। इस फटाफट सीरीज में केवल सवाल और आंसर, क्योंकि अंतिम प्रहार शानदार जबरदस्त, लगे रहो, बने रहो, यही श्रृंखला आपकी बेहतर होगी। और उम्मीद कि आप ध्यान से देख के जाओगे, बहुत ही सहजता से, आसानी से गोला भरोगे। घबराना नहीं है, प्रश्न को देखना है, कई बार पढ़ना है और फिर समझ अपना व्यक्त करना है। ये नहीं कि आ गया तुरंत टिक करो, नहीं, ध्यान से देखो, 2 बार पढ़ो, प्रश्न में मिस्टेक ना हो। एक एक सवाल आपकी सफलता के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आपके, कि आप कितने धैर्य से, कितनी गंभीरता से सवालों को समझते हैं और फिर गोला भरते हैं। तो प्यारे साथी, सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश किस एक राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अब आप कहोगे कुछ, अब तो लेबल का गुरुजी आया, अभी तक तो बिल्कुल रसगुल्ला टाइप का था, लो पेड़ा आ गया, इसको संभालो। तो यह है राजस्थान। 27 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है जो
सिक्किम और राजस्थान दोनों से गुजरती है। कौन सी अक्षांशीय रेखा है? 27 अंश। इस बात को ध्यान में रखना। अगला सवाल है, जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यह है जोधपुर। यहां लिखना था जैसलमेर, लिख उठा है बैसलमेर। भाई इसको सही कर लो, जैसलमेर, जैसलमेर। फिर है ऑप्शन आपका धौलपुर और नागौर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर प्यारे साथी क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्योंकि देशांतर रेखा की जब बात करते हैं तो यहां थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं देशांतर रेखा के बारे में, कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, या बात करें कि अक्षांश रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा जो है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। देशांतर रेखा पृथ्वी को कितने गोलार्धों में? दो गोलार्धों में। एक पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है और एक पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो यह भी बात ध्यान रखना कि कितने गोलार्धों में बांटती है? दो गोलार्धों में बांटती है। पूरब में 180 डिग्री और पश्चिम में भी 180 डिग्री, दोनों जोड़ दोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। यही दुनिया का खेल है, यही बिल्कुल रचयिता का वह परिणाम है जिस पे पूरी दुनिया घूम रही है, 360 डिग्री पे। अगर आपके 2-4 डिग्री अच्छे हो गए तो आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा हो गया, और एक भी डिग्री गड़बड़ हुआ तो आप पड़े हैं वहीं पर जहां थे सदियों से। तो बिल्कुल है ना, बनिए, बेहतर बनिए और लगातार प्रयास कीजिए। तो देखो एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये बनता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखा के मध्य क्षेत्र को हम लोग प्यारे साथी क्या कहते हैं? गोरे के नाम से जाना जाता है। गोरे के नाम से। कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो गई? तो कुल 360। अभी आपने जाना, इसके पहले मैंने बताया भी कि प्यारे साथी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे सूर्योदय होता है और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे सूर्य अस्त होता है। ठीक है, अब बात होती है देशांतर रेखा के आधार पे ही समय का निर्धारण होता है। किसका? समय का निर्धारण किया जाता है। किस रेखा के आधार पे? देशांतर पे। और देशांतर के आधार पे समय निर्धारित होता है जो है जीएमटी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिन्हें हम लोग कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से होकर गुजरती है और कुल 9 देशों से होकर के गुजरती है, महाद्वीप को मिला ले। अब बात करते हैं कि यही समय का निर्धारण भारत से भी होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो विस्तार है उसे हम लोग कहेंगे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, या 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। जो लंदन की घड़ी से, भाई लंदन की घड़ी से हमारी घड़ी 0 डिग्री से पूरब की दिशा में है, और पृथ्वी हमारी रोटेट कैसे करती है? तो पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व, इसलिए सूर्योदय किधर होता है? पूरब। तो पूरब जाने में समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। और समय में वृद्धि के मानक को मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके बताऊंगा, इसको कैसे निकालते हैं समय और टाइम, बिल्कुल कि एक, क्योंकि इसका मानक ही होता है कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, इस तरह 15 देशांतर बराबर 1 घंटा हो जाएगा। और जब गुणा भाग पूरा करेंगे तो भारत की घड़ी लंदन की घड़ी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किस आधार पे कह रहे हैं? देशांतर रेखा के आधार पे कह रहे हैं। तो अब देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। लेकिन यहां से सवाल केवल समाप्त नहीं होता, यहां से सवाल और भी करता है, और 1-2 सवाल यहां और नोट कर लेना आप, हो सकता है पूछा जाए। लखनऊ से कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है? तो लखनऊ से जो गुजरता है प्यारे साथी, यह है 81 अंश पूर्वी देशांतर रेखा लखनऊ से गुजरता है। और एक पॉइंट और भी यहां नोट कर सकते हैं आप कि हैदराबाद से कितनी डिग्री रेखा गुजरता है? तो हैदराबाद से, चार मीनार कहां है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद से गुजरता है प्यारे साथी, ध्यान में रखना, 78 अंश 29 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये 2 शहर और भी ध्यान में रखना, किसके? जैसलमेर के अलावा। तो इसे नोट डाउन कर लेना या याद कर लेना, गलत मत करना। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिए गए सही कूट को पहचान करो। तो पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि राज्य से कुल कितने, 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी विस्तार किस राज्य में पड़ता है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में।
कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में। और फिर 8 राज्यों में से पूर्वोत्तर के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखो, सवाल उलझाने के लिए अगर आयोग करेगा तो कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जरूर। पूर्वोत्तर की कितने राज्यों से गुजरती है? 2। एक तो हो गया आपका त्रिपुरा, और फिर आपका हो गया मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। और कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, यानी जिसमें शुरुआत होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां तक जाता है। लेकिन इसमें अब सवाल है कि कहां से दिए गए कूट में सही, क्या गुजरात से गुजरता है? बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के? बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता, झारखंड से गुजरता है। तो अब कूट पहचानो, 1 2 4, 1 2 4, ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। पहला आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखो सवाल ही ऐसा ही है, बहुत ही आसान, कि कितने भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7 और 9। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 8 राज्य से होकर। लेकिन अगर सवाल यही आ जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो भारत के, अगर भारतीय पड़ोसी देश का नाम पूछ ले कि चलो भारत के पड़ोसी देश बताओ, कितने पड़ोसी देशों से होकर गुजरती है, तो 3। आप तुरंत बताना कि 3 से, जिसमें एक आ जाएगा आपका बांग्लादेश से होकर, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। फिर किससे? म्यांमार से होकर भी गुजरती है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और फिर हो जाएगा चीन, यहां से भी। तो भारत के अलावा भारत के 3 पड़ोसी देशों से होकर भी ये गुजरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर जो स्थित है प्यारे साथी, उसमें पहचानना। ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। वैसे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर अगर पूछा जाए तो रांची है। कर्क रेखा पर यहां एक बात को ध्यान रखना, एक तो कर्क रेखा का सिंबल याद रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भी पूछा जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में बांटती है, यही अक्षांश रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित अगर राजधानी की बात किया जाए तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी भी ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? रांची। और यहां एक बात थोड़ा सा आपकी समझ के लिए बेहतर रूप में अगर मैं बात कर लूं तो इस बात से आपकी जिज्ञासा और जानकारी दोनों बढ़ जाएगी प्यारे साथी। वो बात क्या है कि रांची, इस पे इसकी स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति अगर आपको मैं बताऊं तो स्थिति बेहद खास ये है कि रांची जो स्थित है भाई ना, रांची स्थित है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और उज्जैन भी जो स्थित है, इसकी स्थिति भी ऐसे ही है। कितना? तो उज्जैन की स्थिति भी यही सेम है, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब सवाल ये बनता है कि जब दोनों की सेम है साहब, तो ऑप्शन आने पे क्या लगाएंगे? तो सबसे नियरेस्ट जो इन दोनों में माना जाता है रांची को माना जाता है। उसके बाद फिर किसको मानेंगे? उज्जैन। तो आपको अगर कभी दोनों एक साथ आ जाएं और दोनों में से चयन करना हो तो नंबर 1 किसको कर देंगे आप? रांची को। नंबर 2 पे रख देना उज्जैन को। लेकिन ऐसे ऑप्शनों में ये है। लेकिन अगर यहां से 1 2 और मैं बता दूं, आपका ज्ञान वर्धन और हो जाए कि भाई चलो बता दो गांधीनगर की स्थिति क्या है साहब, तो गांधीनगर की स्थिति ये है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, गांधीनगर। तो गांधीनगर की अक्षांशीय स्थिति, और एक शहर और बता रहा हूं, कोलकाता की अक्षांशीय स्थिति। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही वो सवाल हैं जो आयोग में लगातार बनते हैं और पूछे जाते हैं। पूछे जाने के बाद छात्रा के पूछता है साहब इसका आंसर क्या होगा? तो गांधीनगर की भाई मेरी स्थिति क्या है? 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश, सब उत्तरी अक्षांश होगा। और कोलकाता की स्थिति क्या है? तो कोलकाता की स्थिति है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इनमें अगर आपको नंबरिंग करना है तो किस पे रखेंगे? तो फिर क्या हो जाएगा? गांधीनगर और कोलकाता। तो इन शहरों को ध्यान से देख लीजिए और नंबरिंग कर लीजिएगा जब आएगा कि इनसे सबसे करीब शहर कर्क रेखा के कौन है। अगला सवाल देखो, वैसा ही सवाल आ गया। निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अभी हम लोगों ने बात किया ये कितने अक्षांशीय स्थिति के करीब है। अगला सवाल है, जून माह में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी?
तो वैसे तो इस बार रिकॉर्ड की है राजस्थान में, लेकिन दिए गए ऑप्शन में राजस्थान नहीं है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अधिक गर्मी होती है, आप जानते हैं इस समय खूब तप्त धूप होती है। अगला सवाल बेहद खास है, जिसकी व्याख्या अभी हम लोगों ने बात की। अब उम्मीद है कि आप फटाक से आंसर लगाएंगे। आंसर लगाने में 1 मिनट का भी झिझक नहीं करना है। ऑप्शन है जबलपुर, कर्क रेखा के सबसे निकटतम है कौन? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो अभी तो हम लोगों ने बात किया उज्जैन, क्योंकि उज्जैन की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और सेम यही स्थिति रांची की भी है। तो रांची की भी स्थिति है ना, क्योंकि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी शहर रांची है, इसकी भी अक्षांशीय स्थिति सेम इतना है। कितना? 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां से आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर आपने गलत कर दिया तो समझो कि फिर बड़ी मुसीबत आपने मोल ले लिया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? माही, नर्मदा, चंबल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार, एक बार उद्गम से ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है। तो इस तरह से मध्य से जो गुजरती है वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। और इसको माही नदी 2 बार काटती है, एक बार उद्गम से जब निकलती है और फिर जब आगे प्रसार करती है अपने समापन के लिए, तो 2 बार इसको काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है आपकी माही। बाकी आप जानते हैं डाकुओं की नदी कौन है? चंबल, चंचल नहीं, चंबल। और यही है जो उत्खात भूमि का निर्माण करती है। एक सवाल यह भी बनता है कि उत्खात या बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन है? तो आपकी चंबल, जो डाकुओं का आश्रय स्थली बन चुकी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा इलाहाबाद, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। और ये 5 राज्य जो होकर जहां से गुजरता है उसमें आपका खूबसूरत उत्तर प्रदेश राज्य, और प्यारा मध्य प्रदेश राज्य, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य, और खूबसूरत है आपका अगला उड़ीसा, और प्यारे साथी ध्यान में रखना फिर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप नैनी से जो पड़ता है, किस क्षेत्र में? मिर्जापुर के क्षेत्र में पड़ता है, वहां से होकर के गुजरती है। अब आप ऐसे नहीं कि देखने चले जाओ, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है ना, दिखाई नहीं देगी, तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और यही है भारतीय मानक समय रेखा हमारी, जो इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? अब मैंने कहा सिंबल पे भी ध्यान रखना है। कई बार आप क्या होता है, बिल्कुल पढ़ लिए, कहे कि हो गया मेरा, हम तो जान गया। नहीं, देखो किस किस बातों पर सवाल बना है, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे। डर तो नहीं लग रहा है ना कि इतना बेसिक कैसे गलत हो रहा है? डरना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़े चलना है ना। कहते वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। जज्बात को कम नहीं होने देना है। मौका एक ही बार मिला है और चौका लगा के दिखाओ। धैर्य और साहस दोनों बना के रखो। इतनी मजबूती से तैयारी करो ना कि अपना एक ओहदा कोई काट ही ना सके, चाहे पहाड़ हो और चाहे सिंह की दहाड़ हो। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते रहना है ना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर पहचानना है। 87 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 85 अंश 30 मिनट, 84 अंश 30 मिनट, 82 अंश पूर्वी देशांतर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर बोलिए, या कह सकेंगे आप 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने इस पर बात भी किया कि कहां से प्यारे साथी लिया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट सवाल है, देखो अब तो आ गया ऐसा सवाल जो अभी तक लगभग 10 से 20 बार, बहुत अधिक बार आयोग ने इस सवाल को पूछा है कि भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तमिलनाडु,
छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। तो इसी बड़े निकोबार को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ग्रेट निकोबार, जहां इंदिरा पॉइंट, या इसे हम लोग पहले पिग्मेलियन बिंदु कहते थे, पिग्मेलियन बिंदु, या इसी को पार्सन पॉइंट या पार्सन बिंदु के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये 4 बिंदु ध्यान में रखना। यहां हम लोगों ने देखो, ये तो 4 दिशाएं हो ही गई आपकी। ये तो भारत की मुख्य की अगर मैं बात करूं आपको, या 1 मिनट के लिए अगर मैं इसी को आपको एक मानचित्र में बेहतर रूप से दिखाऊं, तो ये जिज्ञासा आपकी बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी और जानकारी भी आपकी बहुत ही प्रामाणिक हो जाएगी। वो चीजें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। यहां पर ये देखिए, ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। इस पे अगर मैं आपको बताऊं इस बात को, तो ज्यादा बेहतर आपकी समझ बनेगी। ये आपका हो गया उत्तरतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु के लिए अंडमान निकोबार देखना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग आ जाएंगे दक्षिणतम बिंदु। यह है मुख्य सीमा का आखिरी बिंदु। यह है आपका पूर्वोत्तर बिंदु और यह है आपका पश्चिमोत्तर बिंदु। तो सब आपका उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और अब यह है कहां पर, लद्दाख में। पूर्वोत्तर बिंदु आपका आ जाता है किबिथु, किबिथु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम बिंदु की बात अभी हम लोगों ने की, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। मुख्य सीमा का आखिरी भूभाग जो है वो है कन्याकुमारी। और प्यारे साथी, इसी को हम लोग कहते हैं केप कमोरिन, केप कमोरिन भी कहा जाता है। और पश्चिमोत्तर बिंदु है आपका गौर माता या गौहर माता, पर कहीं कहीं से सरक्रिक भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, सरक्रिक। पर सरक्रिक जो है भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजक है। यहीं से पास से गुजरती है 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जो मैंने शुरू के क्लास में आपको बताया कि यही 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजक है। अगला सवाल है, राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऐसे सवाल का आंसर अगर नहीं आप बता पा रहे हैं तो भाई मैं क्या कहूं कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त है। उम्मीद कि आपका आंसर बिल्कुल फटाफट आ गया होगा कि इसमें सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य बताना है। तो क्या असम सबसे पूर्वी राज्य है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही छोड़ दो। क्या अरुणाचल प्रदेश हो सकता है? संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। दूसरा असम नहीं है, तो फिर इसको छोड़ दो। तो देखो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल निकल गए। अब बचे केवल 2, बी और डी। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हो गया, लेकिन राजस्थान सबसे पश्चिमी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो गया, निकल गया। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है और गुजरात पश्चिमी है। डी फॉर दिमागे मोर इज द राइट आंसर, है ना। छाप बना लो, ध्यान से देखो, मानचित्र देखो। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना बेहद आसान लल्लन टॉप सवाल है जो बिल्कुल काउंटिंग पे है। अगर एग्जैक्ट डाटा पता है तो गोला परफेक्ट होगा, नहीं पता है तो फिर डिस्टर्ब करेगा। 3286 264, 3286 265, 3286 263, 3287 263, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला जो सवाल है, खूबसूरत सवाल यही है प्यारे साथी कि प्रश्न ध्यान से देखो। भारत की आकृति लगभग, यहां ध्यान रखना, पूछ रहा है कि लगभग कैसी है? वृत्ताकार, चतुष्कोणीय, त्रिभुजाकार, षटकोणीय। घबराओ नहीं, मानचित्र देखो, हार नहीं मानना है। मानचित्र को देखो। मुझे एक बड़ी पंक्ति अच्छी याद आ रही है, किसकी? शिवमंगल सुमन ने लिखा है, यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में,
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, बिल्कुल लगे रहना है। तो ध्यान से चित्र को अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा चतुष्कोणीय। पर भारत को अगर देखेंगे प्यारे साथी तो देखेगा कैसा दिखेगा, भारत त्रिभुजाकार, पर लगभग इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, त्रिभुजाकार बिल्कुल आंसर नहीं, गोला भरेंगे। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 32 14 29 33 29 34 32 14, ठीक है। तो दो दो बार ये ऑप्शन बना दिया गया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3214। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है प्यारे साथी वो यही है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। अब चलो इन दोनों को देख करके आप मुझे बताओ सर्वांतर कितने किलोमीटर का है, दोनों में अंतर कितना है। आप तब तक कमेंट करो, अगला सवाल लेकर मैं हाजिर हो रहा हूं। ये देखो अगला सवाल ही वही है, भारत का पूरब से पश्चिम का अधिकतम विस्तार कितना है, 2000 29 33 29 37 32 14 है ना। एक ऑप्शन गायब है, चलो कोई बात नहीं, इतने से तो अपना काम बन ही जाएगा। 2933 किलोमीटर इसका क्या है, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, भारत की रेखा के कुल लंबाई का लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र है। प्यारे साथी ये सवाल ध्यान से देखना, कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र का है। तो ऑप्शन है 75 34 75 17 75 85 और 75 34। तो प्यारे साथी ये पुराना आंकड़ा था, अभी मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन आपके लिए कर रहा हूं, नया आंकड़ा आ चुका है, क्योंकि पुराना आंकड़ा कितना था 75 16, यानी अधिकतम ऑप्शन तो हम बता सकते हैं कि बी फॉर बाहुबली राइट आंसर होगा, लेकिन अभी नया आंकड़ा आया और नए आंकड़े में बताया गया है कि भाई अब क्या संपूर्ण तटरेखा की लंबाई अगर बात करें कि भारत के तटरेखा की लंबाई, भारत के तटरेखा की लंबाई, तो भारत के तट रेखा की नई लंबाई जो आई है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वो कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना, ये नया आंकड़ा है, नया आंकड़ा आ चुका है, तो नए आंकड़े में बिल्कुल बदलाव हो चुका है ये, क्योंकि सवाल जो था पुराने आंकड़े के आधार पर बनाया गया था, इसलिए पुराना आंकड़ा बिल्कुल वो आंसर होगा और नया आंकड़ा का आंसर ऐसा होगा। पर अभी भी अगर कहा जाए मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, ये तो भारत के तटरेखा की, लेकिन अगर केवल मुख्य तटीय सीमा की लंबाई की बात करें, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, क्योंकि अभी इसका अद्यतन रिपोर्ट नहीं आ पाया है। लेकिन संपूर्ण लंबाई की अगर बात करें भारत की, जब हम लोग बात करते हैं कि चलो भारत के तटीय द्वीपों सहित संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो भारत की कुल लंबाई की जब बात किया जाता है तो कुल लंबाई की हम लोग बात करते थे, स्थलीय भाग की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। पर अब टोटल क्या करोगे आप, 15,200 को 11,098.81 किलोमीटर में जोड़ दोगे तो संपूर्ण अब लंबाई का जो नया डाटा आ चुका है, इसे नोट डाउन जरूर कहीं कर लेना, क्योंकि नया डाटा आया है तो पूछे जाने की संभावना है। तो टोटल हो जाएगा आपका 26,298.81 किलोमीटर। ये दोनों ध्यान में रखना, टोटल लंबाई तटरेखा और स्थल दोनों मिला करके लंबाई का नया डाटा ये आ चुका है, इसे नोट डाउन कर लेना या लिख लेना, भूलना नहीं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7, 15,108.5, 15,305, 15,456। तो नियरेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 15,108, क्योंकि 15,200 था, ठीक है। अब आंकड़ा बदल चुका है, इसको ध्यान में रखना। तो अभी इसका करीबी ऑप्शन तो यही होगा, नया आंकड़ा मैंने लिखा उसको नोट डाउन कर लेना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। प्यारे साथी ये है ग्लोब, ये है ग्लोब। और अगर इसमें हम अपने खूबसूरत प्यारे भारत को खोजने का प्रयास करें तो ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और फिर इसमें अगर बात करें हम तो ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
ये है आपका अक्षांश रेखा और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसमें अपना खूबसूरत प्यारा भारत ढूंढना है। तो ये हमारा चमकता हुआ खूबसूरत प्यारा भारत है। अब आप देखो तो ये अगर अक्षांश से कहेंगे तो किस गोलार्ध में है? उत्तरी, तो आप कहोगे साहब उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के आधार पे कहोगे तो किस गोलार्ध में? पूर्वी। तो हम सही ऑप्शन चुन ले, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत हमारा स्थित है। ये सब बिल्कुल मानचित्र का सवाल है, यहां कोई भी विशेष अटेंशन नहीं रखना है कि आपको कोई विशेष जानकारी। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखो पहली क्लास पहला सवाल या छठा सवाल था जब मैंने इस पर आपको बिल्कुल डिटेल बताया कि 2 प्रकार के विस्तार पूछे जाएंगे। एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा, एक कहा जाएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। दोनों में त्रुटि नहीं करना है क्योंकि पहले सवाल से आप आखिरी सवाल तक ध्यान से देखते चलो। 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37, 6 उत्तरी अक्षांश, 8-5 उत्तरी अक्षांश से 38, 6-4 उत्तरी अक्षांश से 37,6 और 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 38,6। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लगभग 29.2 डिग्री के आसपास आएगा। भारत का जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? जलीय और स्थलीय। अब ये इसका कहने का मतलब क्या है? ये पूछ रहा है भारत का कौन सा विस्तार? संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार। और जब संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन ध्यान से देखना। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37,6, 6-4 से 37,6, 8-4 उत्तरी अक्षांश से 38,6 उत्तरी अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि ये कहां से बात कर रहा है? ये अंडमान निकोबार से जोड़ करके और फिर कहां तक की बात कर रहा है? लद्दाख तक। लद्दाख के ऊपर है आपका 37 डिग्री। तो यहां से लेकर के बात कर रहा है ना, 6 डिग्री से शुरू होगा। और जब केवल भारत के इस भाग से पूछा जाए, मुख्य भाग से, ठीक है, तो 8 डिग्री से शुरू होगा, जिसको मैंने पहले ही क्लास में आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया पहले सवाल पर। तो उसको आप देख लिए होंगे तो हेडक बिल्कुल नहीं रहेगा। अगला सवाल अभी जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, उम्मीद कि आपका आंसर बिल्कुल बहुत तेजी से आएगा। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ग्रहार मोती, है ना, या गोहार कहा जाता है, गोहार मोती। उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कहां पर है? लद्दाख में। अभी हम लोगों ने चारों बिंदु पर चर्चा कर लिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु और गोहार मोती। तो दक्षिणी बिंदु क्या है हमारा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आप कमेंट करके बताओगे मुख्य सीमा का आखिरी बिंदु हमारा क्या है? इस पर आपका कमेंट आना चाहिए, बहुत तेजी से आना चाहिए। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? गोहार मोती, किबिथु, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो किबिथु जो कहां पर है? तो किबिथु है आपका अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम है, गोहार मोती पश्चिमोत्तर बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु अभी हम लोगों ने बात किया क्या है? गोहार मोती या गौहर मोती, जो कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य भी है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? देखो ऐसे भी सवाल हैं। अब आपको लगा होगा कि क्या ये तो बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। जी हाँ, इसी आसान सवाल को बना के रखना है। यही तो विशेषता और खासियत है इस चैनल की, कि जहां पर विशेष से विशेष, आसान से आसान सवाल आपके लिए बिल्कुल लाया जा रहा है। क्योंकि हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा इसी सवालों को गलत कर देते हैं, बड़े बड़े प्रश्न को बनाने के चक्कर में छोटों को छोड़ देते हैं। नहीं भाई, एक एक सिक्का जोड़कर 10 बनेगा। 10-10 मत जोड़ो, पहले एक एक जोड़ो ताकि मजबूती से उठो। आप अचानक 10-10 जोड़ोगे तो कहीं सिक्का गायब हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। एक एक जोड़ोगे तो एक सिक्का चला जाएगा, 9 बचा रहेगा। और 2 सिक्का जोड़े, पता चला एक गिर गया तो एक ही बचेगा और इधर 9 बचेगा। तो बहुमत तो हमेशा छोटे से ही बड़े बनने पे होती है। तो राज्य कितने हैं? 28। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। पर मूल राज्य कितने थे? 14। तो अगर कभी पूछा जाए कि मूल भारतीय राज्य कितने थे? 14। यानी अभी कितने बढ़े? 14। तो 14 पुनर्गठित है, 14 मूल राज्य हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य अवस्थिति की पूर्वी अंचल में नहीं है? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो अवस्थिति की पूर्वी अंचल में नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा जो है, इसकी अवस्थिति पूर्वी अंचल क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। कौन सा अंचल सम्मिलित भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो हैं पश्चिमी हमारे राज्य हैं।
ठीक है, चाहे वो बात करें गुजरात की, या बात करते हैं महाराष्ट्र की, फिर बात करें कर्नाटक की, या बात करते हैं हम लोग केरल की। ठीक है, ये सब के सब जो हमारे हैं पश्चिमी, और कहाँ से लगे हुए हैं? अरब सागर से। ये सब किससे लगे हुए हैं? अरब सागर से, और तटीय राज्य हैं हमारे। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 8, 9, 10, 7। तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत ध्यान में रखना दो बात। एक तो कहा जाएगा, अगर कहा जाए 7 बहन, 7 सिस्टर में 7 बहन राज्य में कौन कौन है, तो 7 बहन राज्य में ध्यान में रखना, इसमें आप बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, बात करते हैं असम की, ये दोनों में अंतर ध्यान में रखना। यहां बात कर लेते हैं नागालैंड की। फिर प्यारे साथी आ जाता है आपका मणिपुर, फिर बात कर लेते हैं इसमें मिजोरम की, और अगला राज्य जाता है त्रिपुरा, और फिर आज गया मेघालय। तो ये 7 बहन राज्य हैं। लेकिन पूर्वोत्तर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में तो ध्यान में रखना, यहां पर हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर में एक शामिल कर लो किसको? सिक्किम को। सिक्किम को भी पूर्वोत्तर राज्य में शामिल कर दीजिए, तो कुल राज्य कितने हो जाएंगे आपके? ये मिला दोगे एक और, तो कितने हो गए? 8। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। 7 नहीं लगाना, इसको ध्यान में रखना है। 8 राज्य इसके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? अभी इस पर चर्चा हुई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से गुजरता है। और 5 राज्य में कहते हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के समीप नैनी, जो मिर्जापुर के क्षेत्र में आता है। राज्यों से मानक समय नहीं गुजरता है, यह पहचानना है कि भारतीय मानक समय कहां से नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो झारखंड से भाई भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। और कुल कई राज्य से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। और हमारे यहाँ सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अस्त कहाँ होता है सबसे बाद में? तो वो आपका है गुजरात। इसीलिए कहते हैं अक्षांशीय आधार पे हम कहते हैं इनके मध्य कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का। किस आधार पे बात करते हैं? देशांतर के आधार पे। देशांतर क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग थ्योरी क्लास में बात करेंगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य अंतर क्या है? भारतीय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया पृथ्वी या ग्लोब जो है ना, पृथ्वी जो हमारा है इसका रोटेशन कैसे होता है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर, कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर चलते, इसलिए पूरब की ओर आने पर टाइम में वृद्धि होती है, और पश्चिम की ओर जाने पर टाइम में क्या होती है? कमी आती है। इस बात को ध्यान में रखना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? अभी हम लोगों ने बात किया 8 राज्य, जब उसी को बहुत बार बार भूमिका बांधना ठीक नहीं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, इस बात को ध्यान में रखो। गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा। तो मेघालय से, इसमें दिए गए ऑप्शन में मेघालय से होकर नहीं गुजरता है, और कुल 8 राज्य से होकर गुजरता है। किस राज्य में भारतीय मानक समय कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटते हैं? ये सवाल बहुत बेहतर है। अब देखो, कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और भारतीय मानक समय की बात करें तो 82.5 अंश या 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। और ये दोनों कहां से कहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में मिलते हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो प्यारे साथी एक दूसरे को काटते हैं कहां? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, है ना। यहां पर एक स्थान है सूरजपुर करके, वहां पर इसका बोर्ड भी लगा है, ठीक है, जहां भारतीय मानक समय और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को लोपित करते हैं। वैसे 2 राज्यों में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब कमेंट करके बताओ कौन कौन से 2 राज्य हैं जहां पर भारतीय मानक समय और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो भाई मेरे प्यारे साथी, इस बात को ध्यान से देखो कि जब आप पढ़ते हो मानचित्र में, खास तौर पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये देखिए पश्चिमी घाट की श्रृंखलाएं और ये है पूर्वी घाट। इनका मिलन बिंदु जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी इन दोनों का मिलन बिंदु है।
तो ऑप्शन है सतपुड़ा, महेंद्रगढ़, कार्डामम, नीलगिरी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, यहाँ एक गांठ या संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य राजस्थान, मेघालय, गोवा। तो सबसे छोटा गोवा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा यूटी कौन है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन है? लद्दाख है। और राज्य की दृष्टि से आपके सामने ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। अभी हम लोगों ने बात किया किस पर? लद्दाख पर। और सबसे छोटा कौन है? दमन दीव। इस बात को ध्यान में रखना। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7, 14, 15, 9। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार तो हम 15 ही लगाएंगे, ठीक है, पर अब 17 हो चुके, 15 ही लगाएंगे। पाक जल संधि किसके मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव। तो जल्दी से पाक समझ के पाकिस्तान मत जोड़ देना। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, एकदम आखिरी छोर पर। मानचित्र का ये वाला हिस्सा जब आप देखेंगे, ये वाला, तो ये पाक स्टेट। आदम ब्रिज किसके मध्य अवस्थित है? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत भूटान। तो आदम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और यही इसी को हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल सफेद चट्टानों की एक श्रृंखला है। और इस सेतु के होने की वजह से बड़े बड़े ज्वार या बड़े बड़े सागरीय घटनाओं से आज भी भारत सुरक्षित है। और ये कहते हैं कि ये पुल आज का नहीं है, ये त्रेता युग का बताया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच है, भारत और पाकिस्तान के, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहली क्लास में, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा 1947 में निर्धारित की गई थी। माइक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है, पर सबसे ज्यादा किसके मध्य बनाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से प्यारे साथी हम लोग आखिरी सवालों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? मालदीव, मिनिकॉय, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान कोकोद्वीप। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, ये अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से, या मालदीव को भारत भी कह सकते हैं। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय लक्षद्वीप, मालदीव मिनिकॉय, ग्रेट निकोबार, यहां होना चाहिए सुमात्रा, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल या 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है। कोको चैनल किसके बीच है? अंडमान निकोबार के मध्य, अंडमान म्यांमार के मध्य, लक्षद्वीप और मालदीव, इनमें से कोई नहीं, तो अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा? तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 4096.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो ये सवाल तो पहले भी बात कर लिए, 2 बार सवाल पर बात हम लोग कर रहे हैं लगातार। कौन सी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उपयुक्त सभी। तो दिए गए विकल्प के अनुसार हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और बिहार के साथ बिल्कुल नहीं लगती है। और भारत चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा? तो अभी हम लोगों ने बात किया 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। ऐसे राज्य हैं जिनके साथ चीन की सीमा लगती है, तो कितने राज्य? 5 राज्य। अब आप कमेंट करके बताओगे 5 कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ चीन सीमा साझा कर रहा है। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये फटाफट अंतिम प्रहार की सीरीज है जो आप चूकेंगे नहीं सही करने से, ठीक है। चीन के साथ सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो चीन के साथ भाई सीमा लग रहा है आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम भी लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। सवाल में भी मिस्टेक है तो इसको छोड़ दो, सवाल टाइप गलत हो गया। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, तराया नहीं, यहां लिख सकते हैं लद्दाख, और सही ऑप्शन भी लगा देंगे लद्दाख। भारत पाकिस्तान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस पर सभी पे हम लोग बात कर चुके हैं, सवाल
दोबारा टाइप हो चुका है, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है वो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उपर्युक्त सभी के साथ पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में कुल कहें तो 5 राज्य, और वैसे अगर केवल ऑप्शन 5 ना हो तो 3 राज्य जरूर ध्यान में रखना, 2 यूटी भी शामिल हैं इसमें। नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और नेपाल कितने राज्यों से सीमा बनाता है, कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड। तो उम्मीद की अंतिम प्रहार की सीरीज आपको बढ़िया लगी होगी, और इस तरह से भाई बेसिक सवाल लाने का यही मंतव्य था कि मेरे जो भी छात्र छात्रा इस एग्जाम में जा रहे हैं उनको बहुत मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत धैर्य से अपने पूरी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए गोला भरिएगा, और उम्मीद करेंगे कि आप जब गोला भर के लौटेंगे तो बड़ी खुशी के साथ लौटेंगे, क्योंकि आपका हौसला बिल्कुल बुलंद होना चाहिए। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे अंतिम क्षण तक, क्योंकि जीत का एक ही मंजर है, वो है शिक्षा, और बढ़ने का एकमात्र मंजर है, वो है शिक्षा। इससे दूर नहीं भागना, क्योंकि दुनिया में एक ही मात्र ये उपागम है, एक ही ऐसा व्यवसाय है, या एक व्यवसाय तो कहना इसको अपमान ही होगा, ऐसी एक विधा है जहां 1% नुकसान नहीं होता है। हर बिजनेस में घाटा है, हर व्यापार में घाटा है, हर बात में नुकसान है, हर चीत में नुकसान है, पर शिक्षा में 1% का नुकसान नहीं भाई। तो लग जाओ, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। उम्मीद है आप जीतोगे, सिकंदर बनोगे, अपने घर की मान मर्यादा बढ़ाओगे, और आप अपने घर के चिराग हो। हौसला बुलंद रखो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते रहना है, क्योंकि हर संघर्ष के आगे सफलता बिल्कुल आगे झुक जाती है, और आपके सामने भी झुकेगी। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।